Morning children, welcome back to online class, and today I am going to take a class of class 8 SST from geography. Dear student, we have already talked about chapter number 14, that was the first chapter of geography. प्यारे बच्चों, हम लोगों ने भूगोल यानी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 14 के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स, एनवायरमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ था। और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका शुभारंभ हम लोगों ने पिछली क्लास में किया हुआ था। और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15, वो है लैंड एंड सॉइल। लैंड यानी भूमि, सॉइल यानी मृदा। तो जनरली हम लोग जान रहे हैं, जैसे लैंड एक दिमाग में आता है तो लैंड बहुत टाइप का होता है भाई। फ्लैटलैंड्स भी होते हैं, रॉकी भी होते हैं, डेजर्ट भी होते हैं, स्नोई भी होते हैं, है ना। जैसे लद्दाख के जगहों को ले लीजिए, उसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां पे एक घास का तिनका तक नहीं जमता है। डेजर्ट को ले लीजिए, हमारा राजस्थान, पूरा इलाका डेजर्ट से भरा हुआ है। दिन काफी गर्म होता है। गर्म होने की वजह से जो जितने सारे जो एनिमल्स होते हैं वो दिन में नहीं निकलते, वो रात में निकलते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वहां नेचुरल वेजिटेशन क्या है, कमी है, जिसकी वजह से बारिश भी नहीं होती। ओनली 1% बारिश रहता है, वो भी धोखे से। किसी किसी जगह आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेंगे, जो हरे भरे पेड़ पौधे और थोड़ा सा पानी टाइप का, तालाब टाइप का मिलेगा। उस जगह को हम लोग बोलते हैं ओएसिस। उस जगह पर रहने के लिए एक जो पशु है, ऊंट, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, वही जो है वो अपने आप को अच्छी तरह से सर्वाइव किए हुए और कर पाता है। हफ्तों वह बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसको स्वेटिंग नहीं होती। उसका हम्प जो होता है वह निकला होता है, उसमें पानी जो है वह स्टोर करता है। दूसरी बात, आज जो लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस कक्षा में, आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये कक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से जान रहे हैं। और इससे पहले जो भी टॉपिक जो मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में किया हुआ था, आज उसी टॉपिक का कुछ एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें वो है लैंड रिसोर्सेज के रूप में। लैंड रिसोर्सेज यानी कि भूमि पर पाए जाने वाले ऐसे रिसोर्स। तो भूमि पर ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। अब जैसे कि नदियां देखिए, रिवर, सी, पॉन्ड, स्प्रिंग, हिल, फॉरेस्ट, desert, flatlands, everything which is present and which is present on the land and which is favorable for all living organism. सारे रिसोर्सेज जो है आपको लैंड रिसोर्सेज यानी कि भूमि पर आपको मिल जाएंगे। सभी लैंड रिसोर्सेज के होते हैं। भूमि यानी जिस पे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। वो क्या होता है, सबसे हार्ड होता है। उस हार्ड सब्सटेंस के नीचे भी मेंटल और लास्ट में क्या होता है, कोर होता है। सबसे हार्ड होने के कारण यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, जिसको नीचे वाले को झेलना पड़ता है, मेंटल, और कोर जो है सबसे लास्टली। और देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है, इस प्रेशर के कारण अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस से चेंजिंग आता है। उस चेंजिंग की वजह से मैग्मा बाहर निकल के आता है, जिसको लावा बोलते हैं। वो लावा जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर हमें रॉक्स की प्राप्ति होती है। फिर इस लैंड से ही हमें फॉसल फ्यूल की प्राप्ति होती है, फिर मिनरल्स की प्राप्ति होती है। सी, समुद्र, जहां समुद्र का पानी खारा होता है, उस पानी में भी हजारों की संख्या में जीव रहते हैं जो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो चलिए, लैंड वेयर वी लिव, जहां पे हम लोग, भूमि जहां पे हम लोग रहते हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक स्रोतों में से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है एक हमारा लैंड है, भूमि है।
एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हर टाइप के रिसोर्सेज आपको आसानी से मिल पाएंगे। वो है हमारा फॉरेस्ट है, फ्लैटलैंड्स है, हिल्स है, माउंटेन है, मिनरल्स है। ये सारे चीज जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। As we know that 71% of Earth is covered with water and 29% of our land is only fit for living all living organisms। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो पानी से ही गिरा हुआ है। So that is why our Earth is also called the blue planet। ये कारण भी है जिसके कारण हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। But in spite of this, only 1% of water is fit for drinking, which is available underground। और जिसको भी हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, तो खत्म करने जा रहे हैं, खत्म तो करते जा रहे हैं, लेकिन इसको रिचार्ज करने का भी अपने हाथ में, जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं, जो कि वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है इन चीजों को रिचार्ज करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। 71% होने के कारण जो है हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। फिर 29% में बहुत सारे हिली एरिया है, डेजर्ट एरिया है, फिर फ्लैट लैंड्स है, क्योंकि हिली एरिया में रहना हमारे लिए डिफिकल्ट है। बहुत कम ही ऐसे जगह होते हैं जहां पे रह सकते हैं, क्योंकि हमेशा हिली एरिया में क्या आते हैं, फ्लैट लैंड्स आते हैं। लेकिन हिली एरिया में रहना एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है जो कि हर व्यक्ति को जीना चाहिए। जैसे ऊटी है, कुल्लू मनाली है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, इन सारे जगहों का जो क्लाइमेट होता है वो काफी फ्रेश, नीट एंड क्लीन होता है। लेकिन लैंडस्लाइड्स भी वैसे ही होते हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा लैंड सरफेस। लैंड सरफेस, as we all know that the land surface is not a uniform everywhere। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भूमि जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचा है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पथरीली है, कभी ज्यादा गड्ढा है, कहीं हमेशा स्नोफॉल होते रहते हैं, कहीं हमेशा जो है वो आपको डेजर्ट ही, चारों तरफ डेजर्ट दिखाई देंगे। आपको डेजर्ट के सिवा और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए वहां पे नेचुरल वेजिटेशन कम होते हैं। उसके ट्रीज जो होते हैं अपने आप को सर्वाइव तो कर लेते हैं, लेकिन इन सर्च ऑफ वाटर वो हमेशा उसके जो रूट्स होते हैं बड़े लंबे लंबे होते हैं। रूट्स लंबे होने का कारण यह है कि उसके रूट जो हमेशा पानी की तलाश में रहते हैं, इसलिए वो मजबूती से पकड़े जाते हैं। We might notice that some places have mountain। हमने कभी देखा कि कुछ जगह पे माउंटेन है, हिल है, फ्लैटलैंड्स है, ऐसे ऐसे जगह जो है वह पाए जाते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि है वो हमारे फ्लैटलैंड्स पे ही आएंगे। यानी कि द प्रैक्टिसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑलवेज कंफर्टेबली फिट फॉर द फ्लैटलैंड्स। फ्लैटलैंड्स पे हमारे फैक्ट्रीज वगैरह भी आराम से बस सकते हैं। लेकिन वही हिली एरिया में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो टॉल बिल्डिंग्स होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी काफी हाई होती है। उस हाई टेक्नोलॉजी की वजह से इतने लंबे लंबे बिल्डिंग्स बनते हैं। इतने लंबे लंबे बिल्डिंग्स को बनाना माउंटेन एरिया, हिली एरिया में संभव नहीं है। वहां जमीन को ड्रिल करके उतना लंबा पिलर्स को गाड़ना वो भी संभव नहीं है। जगह जगह पर कम्युनिकेशन के लिए टावर्स लगाना वो भी संभव नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में माउंटेन्स की कटाई करना भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह है जहां पे माउंटेन्स को कट करके ट्रेन के लिए ट्रैक बनाया गया है। आप कभी हिल स्टेशन जाए तो इसको देखें, एक अद्भुत अपने आप में एक्सपीरियंस होता है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। अगली क्लास लेकर आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर, फर्दर टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें और कोरोना से बचते रहें।